स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल सिविलियंस में। तो चलिए एक बार हम लोग रिकॉल करते हैं कि पिछला क्लास में हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ा। तो सबसे पहले हमने पढ़ा रॉलेट एक्ट के बारे में। हमने देखा था कि इस एक्ट को गांधी जी के द्वारा एक काला कानून कहा गया था। काला कानून। इस एक्ट में होता क्या था, तो इस एक्ट के थ्रू किसी भी व्यक्ति को केवल शक के आधार पर गिरफ्तार किया जा सकता था, केवल शक के आधार पर, जिस कारण से इस एक्ट का भारत में काफ़ी विरोध हुआ था। और हमने ये भी देखा कि किस तरीके से इस एक्ट के विरोध के कारण भारत में जालियांवाला बाग हत्याकांड होता है। जालियांवाला बाग हत्याकांड। यह हत्याकांड कब होता है? तो यह होता है आपका 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में। साथ ही हम लोगों ने यह भी देखा कि खिलाफत आंदोलन किस तरीके से प्रारंभ होता है। खिलाफत आंदोलन, तो इस आंदोलन की शुरुआत तब होती है जब अंग्रेजों के द्वारा तुर्की का विभाजन कर दिया जाता है। तो तुर्की का विभाजन जब अंग्रेजों के द्वारा किया जाता है, तो इसी के खिलाफ में जो आंदोलन हुआ था वही था खिलाफत आंदोलन। तो ये हम लोग पिछला क्लास में पढ़ चुके थे। अगर आप ये वीडियो नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जा कर के इस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग आज नया टॉपिक। तो नेक्स्ट है हमारा असहयोग आंदोलन। इसकी शुरुआत 1 अगस्त 1920 ईस्वी में होती है। ये इम्पोर्टेंट है। अब देखते हैं गांधी जी क्या करते हैं। तो देखिए, जब जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, साथ ही खिलाफत आंदोलन हुआ, यानी कि अंग्रेज़ों के द्वारा तुर्की का विभाजन किया गया और जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। जालियांवाला बाग हत्याकांड। तब गांधी जी, मैंने इतना सारा चीज़ होने के बाद अब गांधी जी ये विचार किए कि कैसे भी करके अब अंग्रेज़ों को भारत से भगाना है और देश को आज़ादी दिलाना है। तो इसी क्रम में इसी कदम को उठाते हुए गांधी जी अब जो आंदोलन कर रहे हैं वो है असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन। देखते हैं इसको। तो यह महात्मा गांधी का प्रथम राष्ट्रीय आंदोलन या फिर जन आंदोलन था, क्योंकि इसमें पूरे देश की जनता ने भाग लिया था। यानी कि गांधी जी भारतीयों को बोले, गांधी जी सभी भारतीयों को बोले कि देखिए, अगर आप अंग्रेज़ों को किसी भी तरीके से अगर आप सहयोग नहीं करेंगे ना, तो हमें 1 साल के अंदर आज़ादी मिल सकता है। 1 साल के अंदर आज़ादी मिल सकता है। ये बात गांधी जी बोले भारतीयों को कि अंग्रेज़ों को आप किसी भी तरीके से सहयोग नहीं करना है। ना ही अंग्रेजी सामान का यूज़ करेंगे, ना ही अंग्रेजी कपड़ा पहनेंगे और ना ही अंग्रेजी स्कूल में हम अपने बच्चों को पढ़ाएंगे। यानी कि पूरी तरीके से अंग्रेजी चीज़ों का बहिष्कार करना है। तो हमें 1 साल के अंदर आज़ादी मिल जाएगा। तो जब गांधी जी ये बात भारतीयों को बोले, तो सभी भारतीयों को गांधी जी पर भरोसा हो गया, क्योंकि गांधी जी अब तक लगातार जितने भी सत्याग्रह करते आ रहे थे सब में सफल हुए थे। चाहे वो चंपारण हो, चाहे वो खेड़ा सत्याग्रह हो, चाहे वो अहमदाबाद हो, मतलब जितना सारा भी हम लोग देखें सब में गांधी जी सफल रहे। तो भारतीयों को लगा कि इसमें भी हमें सफलता ज़रूर मिलेगी। तो इसीलिए इस आंदोलन में पूरा का पूरा देश भाग लेता है। देखते हैं यहाँ से। तो वही है, यह महात्मा गांधी का प्रथम राष्ट्रीय आंदोलन या जन आंदोलन था, क्योंकि इसमें पूरे देश की जनता ने भाग लिया था। इसमें गांधी जी का कहना था कि यदि हम सब मिलकर अहिंसक रूप से, देखिए ये इम्पोर्टेंट है, अहिंसक रूप से, क्योंकि गांधी जी अहिंसक स्वभाव के ही थे। अहिंसक रूप से अंग्रेजी वस्तुओं का बहिष्कार करें तो निश्चित ही हमें 1 वर्ष में आज़ादी मिल जाएगी। 1 वर्ष में, ठीक है। अब क्या हुआ, ये आंदोलन तो इस आंदोलन की तो शुरुआत हो गया, लेकिन जब आंदोलन शुरू हुआ
तो उसके बाद गांधी जी को लग गया कि हमें 1 साल में तो आज़ादी नहीं मिल सकती है, 1 साल में आज़ादी नहीं मिल सकती है, और हम भारतीयों को ये भरोसा दिला चुके हैं कि हमें आज़ादी 1 साल में ही मिल जाएगी। तो इसीलिए अब गांधी जी इस आंदोलन को वापस लेना चाहते थे, यानी कि असहयोग आंदोलन को स्थगित करना चाहते थे। लेकिन डायरेक्ट कैसे करते? गांधी जी के सामने ये भी एक चुनौती बन गया था। तो गांधी जी कोई बहाना खोजने लगे जिससे कि असहयोग आंदोलन को बंद किया जा सके, या फिर स्थगित किया जा सके, या फिर पूरी तरीके से ख़त्म किया जा सके। तो देखिए होता क्या है, क्योंकि ये आंदोलन एक अहिंसक आंदोलन था। गांधी जी शुरू में ही बोल दिए थे कि हम लोग हिंसा नहीं करेंगे, इस आंदोलन में शांतिपूर्ण तरीके से अंग्रेजों के जितना भी सामान है, यानी कि अंग्रेजी वस्तुओं का बहिष्कार करेंगे। लेकिन अब होता क्या है, तो देखिए 5 फरवरी 1922 ईस्वी को गोरखपुर के चौरी चौरा में 22 पुलिस वालों को जिंदा जला दिया जाता है। किसके द्वारा? तो भारतीयों के द्वारा। तो अब इस घटना को चौरी चौरा की घटना या फिर चौरी चौरा कांड कहा गया। और जब ये घटना हुआ ना, तो गांधी जी को एक बहाना मिल गया असहयोग आंदोलन को वापस लेने के लिए। असहयोग आंदोलन स्थगित नहीं कर रहे हैं, बल्कि असहयोग आंदोलन को स्थगित नहीं कर रहे, बल्कि वापस ले रहे गांधी जी यहाँ पे, क्योंकि गांधी जी को लग गया कि अब हमें 1 साल में आज़ादी नहीं मिल सकती है। और यहाँ पे यानी 5 फरवरी को हो गया, 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा हत्याकांड, चौरी चौरा के कांड हो गया। देखिए, तो इस कांड के बाद, यानी कि चौरी चौरा कांड के बाद इस कांड में क्या होता है, तो इस कांड में कुल 22 पुलिस वालों को जिंदा मार दिया जाता है, यानी कि जिंदा जला दिया जाता है, जिंदा जला दिया जाता है, जिस कारण से गांधी जी असहयोग आंदोलन को वापस ले लेते हैं। और जब असहयोग आंदोलन वापस लेते हैं गांधी जी, तो गांधी जी का ही पूरे भारत में विरोध शुरू हो जाता है, गांधी जी का ही, यानी कि लोग गांधी जी का ही सब एंटी हो जाता है कि गांधी जी कि आप इतना मतलब इस तरीके से, जिस तरीके से आप बोले थे कि हमें 1 साल में आज़ादी भी मिल जाएगी और हम लोग आपके कहने पर आंदोलन शुरू भी कर दिए, तो फिर आप अचानक से ये आंदोलन वापस क्यों लिए? ये किसी को समझ में आया ही नहीं। तो देखते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि गांधी जी का पूरा भारत में विरोध शुरू हो जाता है। तो जब गांधी जी का ही लोग एंटी हो गया ना, तो अंग्रेज़ों को गांधी जी को गिरफ्तार करने के लिए एक अच्छा रास्ता मिल गया, यानी कि गांधी जी को अब अंग्रेज़ों के द्वारा जेल में डालने के लिए एक अच्छा मौका मिल गया। तो देखिए, इस घटना के समय गांधी जी मतलब महात्मा गांधी गुजरात बारदोली में थे। इन्होंने इस हिंसा से अज्ञात होकर 12 फरवरी 1922 ईस्वी को यह आंदोलन स्थगित कर दिया, यानी कि जब चौरी चौरा कांड हुआ तब गांधी जी इस आंदोलन को वापस ले लिए। और गांधी जी के इस कदम से पूरा भारत में विरोध हुआ, जिस कारण संपूर्ण भारत में क्रांतिकारी आंदोलन की शुरुआत होती है। मैंने आपको ये चीज़ पिछला क्लास में पढ़ा रखा है कि क्रांतिकारी आंदोलन का जो दूसरा चरण है, क्रांतिकारी आंदोलन का दूसरा चरण यहीं से प्रारंभ होता है। और ये किस तरीके से प्रारंभ होता है, तो ये मैंने आपको पिछला वीडियो में बता चुका है, तो उस वीडियो को आप देख सकते हैं। उसमें हम लोगों ने HRA के बारे में पढ़ा था, यानी कि हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के बारे में, और फिर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के बारे में। तो देख सकते हैं आप ये वीडियो। तो देखिए अब यहाँ पे क्या हो रहा है। तो गांधी जी तो ये आंदोलन स्थगित कर दिए। उसके बाद गांधी जी के इस कदम से पूरा भारत में विरोध हुआ। उसके बाद जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा, तो जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि यदि कश्मीर के किसी गांव में हिंसा हुआ है तो उसकी सज़ा कन्याकुमारी के किसी गांव को क्यों दी जाए। यानी कि चौरी चौरा में, यानी कि चौरी चौरा में अगर हत्याकांड हुआ है तो पूरा भारत में ये आंदोलन क्यों स्थगित करना, ये नेहरू जी का कहना था। यानी कि नेहरू जी बोले कि यदि किसी मतलब कश्मीर के अगर किसी गांव में अगर कोई हिंसा होता है तो सज़ा कन्याकुमारी को हम क्यों देंगे। और सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि जब जनता का उत्साह अपने चरम पर था तो गांधी जी द्वारा आंदोलन स्थगित करना एक मूर्खतापूर्ण निर्णय था। ये कौन बोल रहे हैं,
सुभाष चंद्र बोस, क्योंकि गांधी जी को कोई समझ ही नहीं पाया इस समय। और गांधी जी अचानक से इस आंदोलन को वापस ले लिए। और गांधी जी को पहले लग गया था कि 1 साल में आज़ादी नहीं मिलेगा हमें, यानी कि हम सबको 1 साल में आज़ादी नहीं मिलने वाला है। तो गांधी जी तो चाहते थे पहले ही आंदोलन को वापस लेना, लेकिन गांधी जी के सामने कोई डायरेक्ट कैसे ले सकते थे। तो जब चौरी चौरा कांड हुआ तो गांधी जी को एक बहाना मिल गया इस आंदोलन को वापस लेने के लिए, और गांधी जी इस आंदोलन को वापस ले भी लिए। तो गांधी जी का विरोध शुरू हो जाता है। और जब गांधी जी का पूरा विरोध हुआ, यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू, फिर सुभाष चंद्र बोस, सब गांधी जी के खिलाफ खड़े हो गए। और इसीलिए अंततः गांधी जी को अंग्रेज़ों द्वारा मौका का फ़ायदा उठाकर 10 मार्च 1922 को जनता को भड़काने के आरोप में 6 वर्ष जेल की सज़ा दे दी। यहाँ पे गांधी जी को जेल हो गया। किस आरोप में? ना जनता को भड़काने के आरोप में। क्योंकि अंग्रेज़ों को भी पता था कि अब गांधी जी अभी फ़िलहाल कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि गांधी जी का पूरा भारत में अभी विरोध हो रहा है। तो इसीलिए अंग्रेज़ों ने यह मौका अच्छा देखा और गांधी जी को जेल की सज़ा सुना दी। तो यहाँ तक समझ गए होंगे आप। अब देखते हैं नेक्स्ट। अब गांधी जी क्या करते हैं? तो गांधी जी के साथ तो ये तो बहुत गलत हो जाता है, वो तो जेल चले जाते हैं। तो गांधी जी जेल में भूख हड़ताल करने लगते हैं। गांधी जी को जब जेल होता है ना, तो जेल में ही भूख हड़ताल पर बैठ गए। तब अब जब गांधी जी जेल में जब भूख हड़ताल करने लगे, तो गांधी जी का तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ने लगा। तो अंग्रेज़ों को लगा कि अगर गांधी जी को कुछ हो गया, यानी कि बहुत ज़्यादा स्वास्थ्य बिगड़ रहा था, तो अंग्रेज़ डर गए कि कहीं महात्मा गांधी की मृत्यु तक ना हो जाए। तो इसीलिए गांधी जी को स्वास्थ्य खराब के कारण जेल से रिहा कर दिया गया, यानी कि छोड़ दिया गया गांधी जी को। और उसके बाद गांधी जी क्या करते हैं? 1924 ईस्वी में, इसी वर्ष 1924 ईस्वी को गांधी जी ने बेलग्राम कांग्रेस अधिवेशन कर्नाटक की अध्यक्षता की, यानी कि गांधी जी वापस अपने रूप में आ गए, अपने रूप में वापस आ जाते हैं। तो देखिए क्या हो रहा है। सबसे पहले गांधी जी को जेल हुआ, तो गांधी जी जेल में ही भूख हड़ताल पर बैठ गए। जब गांधी जी का तबीयत बहुत ज़्यादा खराब होने लगा, तो अंग्रेज़ गांधी जी को देते छोड़ करके। और जैसे गांधी जी जेल से रिहा होते हैं, तो पहुंचते हैं सीधे पहुंचते हैं कर्नाटक, और वहाँ पे बेलग्राम कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं। ये अध्यक्षता कब करते हैं? तो 1924 ईस्वी में। उसके बाद है CR दास, यानी कि चित्तरंजन दास तथा मोतीलाल नेहरू ने प्रारंभ में इस आंदोलन का विरोध किया, लेकिन बाद में वे भी इस आंदोलन से जुड़ गए। इसको आपको सीधा पढ़ लेना है। उसके बाद है देखिए, जब CR दास और मोतीलाल नेहरू इस आंदोलन का जब शुरू में विरोध किया था, तो उन्होंने अपना एक अलग संगठन बनाया। तो देखिए, CR दास तथा मोतीलाल नेहरू द्वारा गया अधिवेशन में स्वराज पार्टी, यानी कि स्वराज दल का गठन किया गया था, क्योंकि वे इस असहयोग आंदोलन के साथ नहीं जुड़े हुए थे। इसीलिए उन्हें लगा कि हमें एक अलग संगठन बनाना चाहिए। इसीलिए इन दोनों के द्वारा स्वराज पार्टी का गठन किया जाता है। कब किया जाता है? तो 1922 ईस्वी में। तो CR दास तथा मोतीलाल नेहरू द्वारा गया अधिवेशन में स्वराज पार्टी का गठन 1922 ईस्वी में करने का चर्चा किया गया 1922 ईस्वी में इसका चर्चा किया गया कि हमें स्वराज पार्टी का गठन करना है, स्वराज पार्टी। और 1923 ईस्वी में इस पार्टी का गठन किया गया। 1923 ईस्वी को स्वराज पार्टी का गठन कहाँ पे किया गया? तो इलाहाबाद में है, जिनका पहला अध्यक्ष CR दास तथा महासचिव मोतीलाल नेहरू रहते हैं, जो इस पार्टी के संस्थापक थे। यानी कि देखिए, CR दास और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी का गठन के बारे में 1922 ईस्वी में चर्चा किया कि स्वराज पार्टी का गठन हम लोग करेंगे। और 1923 ईस्वी में स्वराज पार्टी का गठन हो जाता है। कहाँ पे होता है? तो इलाहाबाद में होता है, यहाँ पे होता होगा। और इसका जो पहले अध्यक्ष थे वो थे CR दास, और महासचिव के पद पे कौन थे? तो मोतीलाल नेहरू थे। तो ये आपको सीधा याद रखना ही इम्पोर्टेंट है।
अब है 1928 ईस्वी आते आते इस पार्टी का मतलब यह पार्टी समाप्त हो गया, यानी कि स्वराज पार्टी समाप्त हो जाता है। तो स्वराज पार्टी में ज़्यादा कुछ नहीं है, केवल इसका जो गठन हुआ था किनके द्वारा हुआ था, सचिव कौन थे और अध्यक्ष कौन थे, इतनी आपको याद रखना है। तो चलिए एक बार चीज़ों को समाप्त करते हैं। तो सबसे पहले असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब होती है? 1 अगस्त 1920 ईस्वी में। यह गांधी जी का सबसे पहला राष्ट्रीय आंदोलन या फिर जन आंदोलन था। उसके बाद इसमें गांधी जी क्या कहे थे कि यदि हम सब मिल करके अहिंसक रूप से अंग्रेजी वस्तुओं का बहिष्कार करें तो हमें 1 साल में आज़ादी मिल जाएगी। लेकिन गांधी जी को बाद में लगा कि 1 साल में आज़ादी नहीं मिल सकती है, तो गांधी जी इस आंदोलन को वापस लेने के लिए कोई बहाना खोजने लगे और वो बहाना 5 फरवरी 1922 को मिल गया गांधी जी को। कब? जब गोरखपुर के चौरी चौरा में 22 पुलिस वालों को जला दिया जाता है, यानी कि मार दिया जाता है। इस घटना को क्या कहा गया? तो चौरी चौरा कांड कहा गया। अब उसके बाद गांधी जी का पूरा भारत में विरोध शुरू हो गया और गांधी जी 12 फरवरी 1922 को यह आंदोलन स्थगित कर दिए। उसके बाद गांधी जी के इस कदम के बाद पूरा भारत में विरोध हुआ और भारत में किस चीज़ का प्रारंभ होता है? कौन सा क्रांतिकारी आंदोलन? तो क्रांतिकारी आंदोलन का दूसरा चरण। प्रथम चरण की शुरुआत कब होती थी? तो बंगाल विभाजन के समय। मैंने आपको बताया था ये चीज़। उसके बाद जब गांधी जी असहयोग आंदोलन को वापस लिए तो जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा कि यदि कश्मीर के किसी गांव में हिंसा हुआ है तो उसकी सज़ा कन्याकुमारी के किसी गांव को क्यों दी जाए। और सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि जब जनता का उत्साह अपने चरम पर था तो गांधी जी द्वारा आंदोलन स्थगित करना एक मूर्खतापूर्ण कदम या फिर मूर्खतापूर्ण निर्णय था। और गांधी जी को अंग्रेजों द्वारा मौका का फ़ायदा उठाकर 10 मार्च 1922 ईस्वी को जनता को भड़काने के आरोप में 6 साल की सज़ा दिया सुना करके। और फिर गांधी जी जेल में भूख हड़ताल पर बैठ गए और जिस कारण से 1924 ईस्वी में गांधी जी को स्वास्थ्य खराब के कारण जेल से रिहा कर दिया गया। और जब गांधी जी वहाँ से रिहा हुए तो कर्नाटक के बेलग्राम कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की। उसके बाद शुरुआत में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू इस आंदोलन का बहुत ज़्यादा विरोध किए थे, जिस कारण से ये दोनों मिल करके स्वराज पार्टी का गठन करना चाहते थे। और इसका गठन 1923 ईस्वी में करते हैं। कहाँ से करते हैं? तो इलाहाबाद से करते हैं, यानी इलाहाबाद में करते हैं। और इसका जो अध्यक्ष रहते हैं तो वो CR दास रहते हैं, यानी कि चित्तरंजन दास। और फिर महासचिव के पद पे मोतीलाल नेहरू रहते हैं। और 1928 ईस्वी आते आते स्वराज पार्टी समाप्त हो जाता है। तो ये था हम लोग का असहयोग आंदोलन और स्वराज पार्टी, जो हम लोग का यहाँ पे ख़त्म होता है। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में। नेक्स्ट है हमारा वलसाड़ सत्याग्रह। ये कब होता है? तो 1924 ईस्वी में। इसमें ज़्यादा कहानी नहीं है, सिंपल सा पढ़ लीजिए कि यह गुजरात के वलसाड़ से डकैती कर के विरुद्ध प्रारंभ हुआ। कहाँ पे? तो गुजरात का एक जगह है वलसाड़। तो यहाँ पे अंग्रेज क्या करते थे? अंग्रेज घरों में ही मतलब अंग्रेजों के द्वारा ही चोरियाँ कराया जाता था, डकैती कराया जाता था, चोरी डकैती सब कुछ कराया जाता था। किनके द्वारा? तो अंग्रेजों द्वारा। तो इसीलिए सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व के कारण अंग्रेजों को डकैती कर रद्द करना पड़ा। बस इतनी कहानी है इसमें कि गुजरात के वलसाड़ से डकैती कर के विरुद्ध प्रारंभ किया गया था। ये अंग्रेज क्या करते थे? तो अंग्रेजों के द्वारा ही घरों में चोरियाँ कराया जाता था। और इसीलिए सरदार वल्लभ भाई पटेल, देख लीजिए यहाँ पे सरदार वल्लभ भाई पटेल इसका नेतृत्व कर रहे हैं। और सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व के कारण ही अंग्रेजों को ये जो डकैती कर था इसको रद्द करना पड़ा। नेक्स्ट है हमारा वायकोम सत्याग्रह या फिर वैकोम सत्याग्रह। कहीं कहीं वैकोम लिखा रहता है, कहीं कहीं वायकोम लिखा रहता है, देख लीजिएगा। ये कब होता है? तो 1924 से 25 ईस्वी में होता है। ये क्या था? देखिए, हिंदू समाज में अस्पृश्यता के खिलाफ केरल के त्रावणकोर में एक सत्याग्रह था। इजवा जनजाति, देखिए एक जनजाति होता है इजवा जनजाति। तो इजवा जनजाति के लोगों को जो मतलब मंदिर के रास्ते लिखा है, इजवा जनजाति के लोगों को मंदिर के आगे के रास्ते पर जाने से रोका गया था। यानी कि
ये जो जनजाति के मतलब इजवा जनजाति के लोग था, उन लोग को मंदिर के रास्ते से गुजरने नहीं दिया जाता था। तो जिस कारण से टी.के. माधवन कौन आते हैं यहाँ पे, टी.के. माधवन ने यह आंदोलन प्रारंभ किया और आंदोलन सफल रहा। बस इतने आपको याद रखना है इसमें कि वैकोम सत्याग्रह कब होता है, 1924-25 में होता है। कि क्यों होता है, तो यहाँ पे एक जनजाति रहता है इजवा जनजाति, तो इन लोग के साथ काफ़ी भेदभाव किया जाता है। इन लोगों को मंदिर के आगे से गुजरने नहीं दिया जाता है। तो इसी के खिलाफ टी.के. माधवन के द्वारा इस आंदोलन मतलब ये आंदोलन प्रारंभ किया जाता है और ये आंदोलन सफल रहता है। नेक्स्ट है हमारा बारदोली सत्याग्रह। ये कब होता है, तो 1927 ईस्वी में होता है। तो गुजरात का एक जगह है बारदोली। तो देखिए, यह गुजरात की बारदोली से अकाल के दौरान टैक्स वसूलने के विरुद्ध एक आंदोलन था। यानी कि गुजरात का एक जगह है बारदोली, वहाँ पे जब अकाल पड़ा हुआ था ना, जब यहाँ पे अकाल पड़ा हुआ था, तो इस सिचुएशन में भी अंग्रेज़ों द्वारा यहाँ के किसानों से टैक्स वसूला जा रहा था। अब बताइए, अकाल पड़ा हुआ है और किसानों से टैक्स लिया जा रहा था। तो इसीलिए सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इस आंदोलन की शुरुआत करते हैं और यह आंदोलन भी सफल रहता है। क्लियर है। अब जब यह आंदोलन सफल हो जाता है ना, तो इस आंदोलन की सफलता के बाद बारदोली की महिलाओं ने गांधी जी के माध्यम से वल्लभ भाई को सरदार की उपाधि दिया। तो यहाँ पे वल्लभ भाई को सरदार की उपाधि दिया जाता है। क्लियर है। तो उसके बाद है साइमन कमीशन। तो देखिए, अभी तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, एक बार शॉर्ट में देखते हैं। सबसे पहले वलसाड़ सत्याग्रह 1924 में होता है। कहाँ से, तो गुजरात की एक जगह है वलसाड़। यहाँ से अंग्रेज डकैती कर अंग्रेजों के द्वारा घरों में चोरी और डकैती ये सब कराया जाता था। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में इस आंदोलन को सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा इस आंदोलन का नेतृत्व किया जाता है और अंग्रेजों को जो डकैती कर है उसको रद्द करना पड़ जाता है। ठीक है। उसके बाद वैकोम सत्याग्रह, तो ये होता है आपका 1924 से 25 में। ये इजवा जनजाति के लोगों को मंदिर के रास्ते से गुजरने नहीं दिया जाता था, जिस कारण टी.के. माधवन ने इस आंदोलन ये आंदोलन प्रारंभ किया और ये भी सफल रहा। फिर हम लोगों ने पढ़ा बारदोली सत्याग्रह 1927 ईस्वी में होता है। गुजरात के एक जगह है बारदोली, वहाँ पे अकाल पड़ा हुआ था और अंग्रेज़ों को टैक्स चाहिए था। तो इसीलिए सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा इस आंदोलन का नेतृत्व किया जाता है और जब ये आंदोलन सफल रहता है ना, तो उस समय बारदोली की महिलाओं के द्वारा वल्लभ भाई को सरदार की उपाधि दिया जाता है, सरदार की उपाधि। तो आशा करता हूँ यहाँ तक आप चीज़ें समझ गए होंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा साइमन कमीशन। बहुत इंपॉर्टेंट है, देखना है इसको। तो 1919 ईस्वी में 1919 के भारत शासन अधिनियम में कहा गया था कि अधिनियम पारित होने के 10 वर्ष बाद एक संवैधानिक आयोग की नियुक्ति की जाएगी जो यह जांच करेगी कि भारत उत्तरदायी शासन की दिशा में कहाँ तक प्रगति करने की स्थिति में है। शॉर्ट में समझ जाइए क्या बोल रहे हैं। साइमन कमीशन हम लोग पढ़ रहे हैं। साइमन कमीशन तो ये है क्या चीज़, तो 1919 का भारत शासन अधिनियम में कहा गया था। 1919 का भारत शासन अधिनियम था, भारत शासन अधिनियम। इसमें यह डिसीजन लिया गया कि देखिए भारत कितना डेवलप कर रहा है, यानी भारत में कितना प्रगति हो रहा है, इस चीज़ की जांच करने के लिए हम लोग एक आयोग बना रहे हैं और उसी आयोग का नाम है साइमन कमीशन, यानी कि साइमन आयोग। साइमन कमीशन क्या करेगा ना, भारत की स्थिति क्यों भारत में कितना प्रगति काम किया गया है इसकी जांच करेगा। क्लियर है। तो वार्केन हेड द्वारा 1927 ईस्वी को साइमन कमीशन का गठन किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट, ये डेट आपको याद रखना है, 1927 ईस्वी। इस आयोग में कुल 7 सदस्य थे तथा सभी सदस्य अंग्रेज थे तथा अध्यक्ष कौन थे, तो साइमन थे। अब समझिए यहाँ पे एक तो
ये लोग कमीशन बना रहा है, साइमन कमीशन, और ये भारत की स्थिति को जांच करेगा कि भारत कितना मतलब रिजल्ट वाला मतलब कितना प्रगति का कार्य किया है। लेकिन इसमें सारा का सारा सदस्य अंग्रेज हैं। अब ये तो है गलत, क्योंकि भारत का स्थिति जानने के लिए एक भी भारतीय को कम से कम यहाँ पे शामिल करना चाहिए था, लेकिन भारतीयों को शामिल इसमें नहीं किया जाता है। इसमें सिर्फ और सिर्फ अंग्रेज सदस्य रहते हैं। तो इसीलिए साइमन कमीशन का बहुत ज़्यादा विरोध शुरू हो जाता है। ठीक है, तो देखिए साइमन कमीशन का मुख्य रूप से इसलिए विरोध किया गया क्योंकि इसमें विधानसभा में कोई भारतीय प्रतिनिधित्व नहीं था, सिर्फ और सिर्फ था तो अंग्रेज। 7 सदस्य था इसमें और सारा का सारा अंग्रेज। और अंग्रेज ये बताएंगे कि भारत कितना मतलब प्रोग्रेस कर रहा है, भारत की स्थिति बताएंगे लोग। तो इसीलिए साइमन कमीशन का बहुत ज़्यादा विरोध हुआ। क्लियर है। तो जब साइमन कमीशन भारत आया, कब आया? फरवरी 1928 ईस्वी में। फरवरी 1928 ईस्वी को जब साइमन कमीशन भारत पहुंचा तो उसका अत्यधिक विरोध हुआ और बोला गया कि गो साइमन, साइमन गो बैक, साइमन गो बैक, इस तरह करके मतलब नारा लगाया गया था। और इसी विरोध प्रदर्शन में पंजाब के थे लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय के ऊपर सैंडर्स के नेतृत्व में, ये नाम इंपॉर्टेंट है, याद रखना है कि सैंडर्स के नेतृत्व में पुलिस लाठी चार्ज हो गई, यानी कि लाला लाजपत राय के ऊपर काफ़ी लाठियाँ बरसाई गई, जिस कारण से चोट लगने से लाला लाजपत राय की मृत्यु हो जाती है। तो लाला लाजपत राय की मृत्यु कैसे होती है? तो सैंडर्स के नेतृत्व में लाठी बरसाने से। क्लियर है। तो लाजपत राय का कहना था कि मेरे पीठ पर परी एक एक लाठी अंग्रेजों की ताबूत की आखिरी कील साबित होगी। ये लाइन किनका है? तो लाला लाजपत राय का है। ये भी आपको याद रखने हैं। अब जब इतना सारा विरोध हुआ साइमन कमीशन का, यहाँ तक कि लाला लाजपत राय जी की मृत्यु तक हो जाता है। लाला लाजपत राय को मृत्यु नहीं होता है, इसको मार दिया जाता है पुलिस के द्वारा लाठी बरसा करके। तो इतना सारा कांड होने के बाद इसके बावजूद भी साइमन कमीशन ने अंततः 1930 ईस्वी में अपना रिपोर्ट दे दिया 1930 ईस्वी में। ठीक है। अब क्या हो रहा है? तो साइमन कमीशन के रिपोर्ट के आधार पर क्या क्या हुआ, तो अभी केवल आप इतना याद रख लीजिए कि भारत शासन अधिनियम 1935 पारित हुआ। तो भारत शासन अधिनियम 1935 पारित किसके आधार पर हुआ? तो साइमन कमीशन के रिपोर्ट के आधार पर। इसमें अभी आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ये पॉलिटी का चीज़ है। ठीक है। अब क्या हो रहा है? इस अधिनियम के द्वारा, किस अधिनियम के द्वारा? भारत शासन अधिनियम के द्वारा। भारत शासन अधिनियम के द्वारा क्या हो रहा है? बहुत इंपॉर्टेंट, म्यांमार यानी कि वर्मा, उस समय म्यांमार का नाम था वर्मा, को भारत से अलग कर दिया गया। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। क्यों? वर्मा यानी कि म्यांमार को भारत से अलग किया गया था, कौन सा अधिनियम के तहत? तो आपको याद रखना है कि भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत। और इसी अधिनियम के द्वारा पहली बार भारत में प्रांतीय चुनाव 1937 में करा दिया गया। अब भारत में हो रहा है प्रांतीय चुनाव। प्रांत यानी कि अभी जो राज्य है ना, राज्य जैसे कि झारखंड, मध्य प्रदेश, उसी तरीके से मतलब जो राज्य होता है उसी को प्रांत बोला जाता है। तो प्रांतीय चुनाव कब हो रहा है? सबसे पहले 1937 ईस्वी में। तो इस चुनाव में कांग्रेस की बड़ी जीत हासिल हुई। देखिए होता क्या है, 8 राज्यों में कांग्रेस की सरकार बन गई और पंजाब और सिंध में मुस्लिम लीग की सरकार बनी। यानी कि सबसे पहली बार 1937 ईस्वी में प्रांतीय चुनाव होता है। प्रांतीय चुनाव, अब इस चुनाव में क्या होता है, तो 8 राज्यों में किसकी सरकार बनती है? कांग्रेस की। और केवल 2 राज्यों में भी किन मतलब कहाँ, तो एक पंजाब और एक सिंध। पंजाब और सिंध प्रांत में, यही 2 प्रांत में मुस्लिम लीग की सरकार बन पाती है। क्लियर है।
तो ये था हमारा साइमन कमीशन। एक बार शॉर्ट में देखते हैं क्या क्या पढ़ें। तो सबसे पहले ये पढ़ें कि साइमन कमीशन का गठन क्यों होता है। तो ये भारत की स्थिति को मतलब भारत की प्रगति की जांच करेगा कि भारत कितना मतलब प्रोग्रेस में है। और इसका जो गठन किया जाता है वो वार्कन हेड के द्वारा 1927 ईस्वी में किया जाता है और इसका जो अध्यक्ष रहते हैं वो साइमन रहते हैं। इस आयोग में कुल 7 सदस्य रहते थे और सातों के सातों कौन थे? सिर्फ अंग्रेज थे, यानी एक भी भारतीय नहीं थे इसमें, जिस कारण से साइमन कमीशन का काफ़ी विरोध होता है भारत में। और क्लेमेंट एटली, ये भी आपको थोड़ा सा पढ़ लेना है कि क्लेमेंट एटली भी इस आयोग के एक सदस्य थे। अब साइमन कमीशन का तो भारत में बहुत ज़्यादा विरोध हुआ। तो फरवरी 1928 ईस्वी में जब साइमन कमीशन भारत आया तो बहुत विरोध हुआ और इसी विरोध में लाला लाजपत राय के ऊपर इतना लाठी चार्ज किया गया कि इनकी मृत्यु हो जाती है। और किनके नेतृत्व में किया गया था मतलब ये सारा लाठी चार्ज? तो सांडस, ये आपको याद रखना है। फिर लाला लाजपत राय का क्या कहना था कि मेरी पीठ पर पड़ी एक एक लाठी अंग्रेजों की ताबूत की आखिरी कील साबित होगी। और इतना सारा जब साइमन कमीशन का विरोध हुआ, इसके बावजूद साइमन कमीशन 1930 ईस्वी में अपना रिपोर्ट दिया सौंप करके। और इस रिपोर्ट में क्या क्या चीज़ें हुआ तो आपको याद रखना है कि सबसे पहले तो भारत शासन अधिनियम 1935 पारित हुआ। अब इस शासन अधिनियम में क्या क्या डिसीजन लिया गया तो इसी के तहत सबसे पहले म्यांमार यानी कि वर्मा को भारत से अलग कर दिया गया, पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उसके बाद 1937 ईस्वी में पहली बार प्रांतीय चुनाव हुआ। अब इस चुनाव में किस तरीके से सरकार बनी तो 8 राज्यों में कांग्रेस की सरकार बनती है और 2 राज्यों में केवल पंजाब और सिंध प्रांत में मुस्लिम लीग की सरकार बनती है। तो ये था हमारा साइमन कमीशन जो कि ख़त्म होता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है नेहरू रिपोर्ट। ये कब आता है तो 1928 ईस्वी में। देखते हैं। तो साइमन कमीशन के विरोध के कारण भारत के राज्य सचिव जिनका नाम रहता है वार्कन हेड, तो वार्कन हेड ने भारतीयों को यह चुनौती दी कि यदि सर्वसहमति से वह अपना कानून बना लेंगे तो मैं उसे ब्रिटेन में पारित करा दूंगा। यानी कि साइमन कमीशन का तो बहुत ज़्यादा विरोध हुआ। तो अब भारतीयों की स्थिति को देखते हुए वार्कन हेड ने कहा कि देखिए, अगर आप लोग आपस में ही एक सर्वसम्मति से कोई कानून अगर आप बना लेते हैं ना, कोई भी कानून, तो उसको मैं ब्रिटेन ले जा कर के वहाँ से उसको पारित करवा दूंगा। कौन बोल रहा है? वार्कन हेड। तो जब ये बात बोला गया तो मोतीलाल नेहरू ने अपना एक रिपोर्ट तैयार करते हैं और उनको कहा गया इस रिपोर्ट को कहा जाता है नेहरू रिपोर्ट। देखते हैं इसको। तो इस चुनौती को स्वीकार करते हुए मोतीलाल नेहरू ने नेहरू रिपोर्ट तैयार किया जिसका मुख्य उद्देश्य डोमिनियन स्टेट की स्थापना था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। डोमिनियन स्टेट यानी कि स्वायत्त राज्य, यानी कि इसमें बोला गया था कि जितना भी राज्य है ना, राज्यों में हमारा शासन दे दो और बाकी फिलहाल अभी उतना नहीं, फिलहाल इतनी समझ लीजिए कि राज्यों में हमारा शासन रहना चाहिए। ठीक है, उसी को बोला गया डोमिनियन स्टेट, यानी खुद का शासन राज्यों में चलना चाहिए। तो वही है डोमिनियन स्टेट, यानी कि स्वायत्त शासन, यानी राज्यों में अपना शासन रहना चाहिए। उसी की स्थापना करना था, डोमिनियन स्टेट का स्थापना करना था। लेकिन मुस्लिम लीग ने इसे स्वीकार नहीं किया, जिस कारण नेहरू रिपोर्ट पारित नहीं हो सका। यानी कि एक तो वार्कन हेड ये बोल रहे हैं कि देखिए, यदि आप लोग सर्वसम्मति से कोई कानून अगर आप बना लेते हैं ना, तो उसको हम ब्रिटेन ले जा करके पारित करा देंगे। तो आते हैं हमारे मोतीलाल नेहरू, डोमिनियन स्टेट का मांग करते हैं। और जब ये डोमिनियन स्टेट की बात जब चलता है वहाँ, मुस्लिम लीग क्या करता है? मुस्लिम लीग इस डोमिनियन स्टेट को स्वीकार नहीं करता है, जिस कारण से नेहरू रिपोर्ट पारित नहीं हो पाता है। बस इतनी आपको समझना है। देखिए,
डोमिनियन स्टेट का मांग किसका था, किनका था, तो मोतीलाल नेहरू का था। ये पारित क्यों नहीं हो पाया, क्योंकि मुस्लिम लीग इसे स्वीकार नहीं किया। ठीक है, अब जब मुस्लिम लीग इसको स्वीकार नहीं करते हैं तो क्या होता है, तो मुस्लिम लीग के जो उस समय नेता थे ना, वो थे जिन्ना। इसका पूरा नाम था मोहम्मद अली जिन्ना। तो जिन्ना आते हैं अपना रिपोर्ट लेकर के, यानी कि अपना सूत्र, उसको बोला गया 14 सूत्री जिन्ना फॉर्मूला। तो देखिए, नेहरू रिपोर्ट के प्रति उत्तर में जिन्ना ने 14 सूत्री जिन्ना फार्मूला दिया और अंग्रेज़ों ने इसे भी स्वीकार नहीं किया, यानी कि ना ही नेहरू रिपोर्ट पारित हो पाया और ना ही ये 14 सूत्री जिन्ना फार्मूला। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग लाहौर अधिवेशन, ये क्या चीज़ है। तो लाहौर अधिवेशन आपका होता है 1929 ईस्वी में। देखिए, जब जवाहरलाल नेहरू को ये पता चलता है कि मोतीलाल नेहरू के द्वारा नेहरू रिपोर्ट पारित नहीं हो पाता है नेहरू रिपोर्ट, और बदले में जिन्ना के द्वारा 14 सूत्री जिन्ना फार्मूला दिया जाता है, 14 सूत्री जिन्ना फार्मूला, और ये भी पारित नहीं हो पाता है। तो अब जवाहरलाल नेहरू मांग कर देते हैं पूर्ण स्वराज, यानी कि अब हमें डोमिनियन स्टेट नहीं चाहिए, बल्कि पूरा का पूरा राज खुद चाहिए, मतलब पूरा का पूरा राज ही चाहिए अब हमें। ये कौन बोलते हैं, जवाहरलाल नेहरू। देखते हैं इसको। तो इसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने किया। इसमें पूर्ण स्वराज, इम्पॉर्टेंट है, पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया। साथ ही यह निर्णय लिया गया कि हर 26 जनवरी को स्वाधीनता दिवस मनाया जाएगा, और इसी दिन, यानी जब 26 जनवरी को, इसको बाद में बताते हैं, 1 मिनट पहले इसको पढ़ लेते हैं। तो इसी अधिवेशन में लाहौर में रावी नदी के किनारे मध्यरात्रि को जवाहरलाल नेहरू ने तिरंगा लहराया और कहा, मध्यरात्रि पर जब पूरी दुनिया सो रही है तब भारत अपनी स्वतंत्रता की नींव रख रहा है। अब समझिए, जवाहरलाल नेहरू ये तो पूर्ण स्वराज का मांग कर दिए, पूर्ण स्वराज। और जब पूर्ण स्वराज का मांग किए तो क्या हुआ, तो लाहौर में उसी दिन, मतलब उसी रात को जवाहरलाल नेहरू लाहौर पहुंचते हैं और रावी नदी के किनारे मध्यरात्रि को, यानी रात के करीब 2 बजे तिरंगा झंडा लेकर के पहुंचते हैं और तिरंगा को लहराते हैं और ये बोलते हैं कि जब मध्यरात्रि पर पूरी दुनिया सो रही है तब भारत अपनी स्वतंत्रता की नींव रख चुका है, यानी कि अब भारत में पूर्ण स्वराज स्थापित हो चुका है, पूर्ण स्वराज। और जब पूर्ण स्वराज, और इसी दिन यानी कि 26 जनवरी को स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया जाता है, स्वाधीनता दिवस। देखिए, 26 जनवरी को, मतलब हर 26 जनवरी को स्वाधीनता दिवस मनाया जाएगा, ये भी निर्णय लिया गया। और इसीलिए इसी दिन से ही जब कांग्रेस का जो अधिवेशन होता था, मैंने आपको पिछला क्लास में कांग्रेस पढ़ाया था, उसमें बताया था कि कांग्रेस का जो अधिवेशन होता था वो प्रत्येक वर्ष दिसंबर महीना में होता था। लेकिन जब जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज का मांग किया, पूर्ण स्वराज, उस दिन से 26 जनवरी को ये अधिवेशन, मतलब कांग्रेस का अधिवेशन होने लगा। और हमारा जो संविधान है वो 26 नवंबर को ही पारित हो गया था, 26 नवंबर को ही पारित हो गया था। कब, तो 1949 ईस्वी में। लेकिन संविधान को लागू कब किया गया, तो 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। इसके पीछे का कारण क्या था, तो यही पूर्ण स्वराज था, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू इस दिन पूर्ण स्वराज का मांग किए थे और ये घोषणा किए थे कि अब प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को ही
स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया जाएगा। और इसी रात जवाहरलाल नेहरू तिरंगा झंडा लेकर निकले और रात मध्य रात्रि में ही बोल दिए कि जब पूरी दुनिया सो रही है तब भारत अपनी स्वतंत्रता की नींव रख रहा है। तो ये था हमारा लाहौर अधिवेशन 1929 ईस्वी में। तो आपको याद रखना है कि लाहौर अधिवेशन में किस चीज़ का मांग किया जाता है, तो पूर्ण स्वराज का। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता किनके द्वारा किया जाता है, तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। कब होता है, तो 1929 ईस्वी में। स्वाधीनता दिवस के रूप में कब से मनाया जाने लगा हम लोग को, तो 26 जनवरी को। बस इतना आपको याद रखना है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट है हमारा दांडी मार्च। ये भी इम्पोर्टेंट है, समझते हैं इसको। तो महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 ईस्वी को साबरमती आश्रम से अपने 78 अनुसूचित जाति के सहयोगियों के साथ नमक कानून तोड़ने के लिए दांडी की यात्रा की ओर निकल गए। और सरोजिनी नायडू भी गांधी जी के साथ थी। देखिए, गुजरात का एक जगह है साबरमती आश्रम, गुजरात में ही गांधी जी का आश्रम रहता है। तो वहाँ से अपने 78 अनुसूचित जाति के सहयोगियों को लेते हैं गांधी जी और निकल जाते हैं दांडी यात्रा की ओर। गुजरात का ही एक जगह है दांडी, यहाँ दांडी। तो मान के चलिए यहाँ पे है साबरमती आश्रम, तो यहाँ से दांडी की यात्रा गांधी जी प्रारंभ करते हैं पैदल ही। इस यात्रा में 240 मील यानी कि 385 किलोमीटर की दूरी 24 दिन में पूरा किया गया। और 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को यात्रा पूरी होती है। अब और यहाँ गांधी जी ने दांडी में आसवन विधि द्वारा नमक बनाया और इसी के साथ गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया। यानी कि ये जो आंदोलन हुआ ना, इस सविनय अवज्ञा आंदोलन को प्रारंभ करने के लिए गांधी जी ने एक प्रकार का डेमो समझिए इसको, कि गांधी जी आसवन विधि द्वारा नमक बनाने की विधि, आसवन विधि द्वारा नमक को बनाया और भारतीयों को बताया कि देखिए अब हम लोग खुद से नमक बना सकते हैं, अब अंग्रेज़ों का नमक का यूज़ करने का कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है। और जब ये बोला गया, नमक का प्रयोग किया गया भारतीयों के द्वारा, तो गांधी जी बोला कि इसी तरीके से अब हम लोग को अंग्रेज़ों का किसी भी प्रकार का कोई भी प्रोडक्ट का यूज़ नहीं करना है। और गांधी जी अब जो आंदोलन शुरू करने जा रहे हैं वो है सविनय अवज्ञा आंदोलन। देखते पहले इसको समझते क्या है। तो सबसे पहले गांधी जी अपना पैदल यात्रा शुरू करते हैं। कितना किलोमीटर, तो 385 किलोमीटर यानी कि 240 मील। ये यात्रा कितने दिन में पूरी किया जाता है, 24 दिन में। कब पूरा किया जाता है, तो 6 अप्रैल 1930 ईस्वी में। यहाँ पे गांधी जी क्या करते हैं, तो आसवन विधि द्वारा नमक बनाते हैं। देखिए, साइंस का एक मेथड है, साइंस में हम लोग पढ़ेंगे आसवन विधि। अभी फ़िलहाल आप याद रख लीजिए, गांधी जी नमक बनाते हैं और भारतीयों को बता देते हैं कि देखिए अब हम लोग अंग्रेज़ का किसी भी प्रकार का नमक को नहीं खरीदेंगे, मतलब अब जो नमक यूज़ होगा वो भारत का ही नमक रहेगा, यानी हम लोग खुद से बना करके यूज़ करेंगे इसका। और गांधी जी ये भी बोलते हैं कि इसी तरीके से हम लोग अगर सारे सामानों को अगर खुद से ही बना करके अगर हम लोग प्रयोग करेंगे तो इससे अंग्रेज़ों को बहुत भारी नुकसान होगा। और जब अंग्रेज़ों का नुकसान होगा तो वह यहाँ से स्वतः छोड़ के चले जाएंगे। यानी कि उसी तरीके से जिस तरह से गांधी जी का अभी असहयोग आंदोलन किए, उसी तरीके से यहाँ भी शुरू कर रहे हैं गांधी जी फिर से। तो अब गांधी जी जो शुरू कर रहे हैं वो है सविनय अवज्ञा आंदोलन। यानी कि अब प्यार से हम लोग को अंग्रेजी सामान का यूज़ नहीं करना है। सविनय अवज्ञा यानी कि इसका मतलब होता है कि अगर अंग्रेज़ जो बोले उसी का अपोजिट काम करना है। अंग्रेज़ बोलेगा ये चीज़ करना है तो भारतीय बोलेगा ये चीज़ हमें नहीं करेंगे। अंग्रेज़ बोलेगा मतलब कोई भी चीज़ अगर जो पॉजिटिव बात बोलेगा, अगर अंग्रेज़ पॉजिटिव बात बोलेगा तो भारतीयों को उसी का अपोजिट यानी कि नेगेटिव में जवाब देना है, नेगेटिव में। तो यही है सविनय अवज्ञा आंदोलन, यानी कि प्यार से हम लोग को अंग्रेजी चीज़ों का बहिष्कार करना है। तो देखते हैं ये क्या चीज़ है। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन का जो प्रारंभ होता है वो होता है 1930 ईस्वी से। तो दांडी यात्रा की सफलता के बाद गांधी जी ने इस आंदोलन का प्रारंभ किया। किस आंदोलन, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन। अब इसमें कौन कौन पार्टिसिपेट करता है देखते हैं।
तो कश्मीर के क्षेत्र से खान अब्दुल गफ्फर खान ने खुदाई खिदमतगार संस्था का गठन किया और इन्होंने लाल कुर्ती सेना का गठन किया। इन्हें सीमांत गांधी भी कहा जाता है। तो सिंपल सबको याद रखना है कि कश्मीर के क्षेत्र से खान अब्दुल गफ्फर खान थे इस आंदोलन को करने वाले। फिर छपरा, यानी जो बिहार का जो जगह है छपरा, वहाँ के कैदियों ने, यानी कि जेल में जो कैदी सब था, उन्होंने बोला कि हमें स्वदेशी वस्त्र चाहिए, यानी जेल के अंदर भी हमें स्वदेशी वस्त्र चाहिए। हम मतलब प्यार से मना कर रहे हैं कि अंग्रेजी वस्त्र हम नहीं पहनेंगे, अंग्रेजी वस्त्र नहीं पहनेंगे। तो ये था छपरा, यानी कि बिहार के कैदियों के द्वारा किया गया मांग। फिर है दक्षिण भारत में, इसका नेतृत्व चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने किया। इम्पोर्टेंट है, दक्षिण भारत से किसने किया? तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी द्वारा किया जाता है। मुंबई में इसी आंदोलन के दौरान सरोजिनी नायडू ने 25,000 आंदोलनकारियों को लेकर धरसाना गुजरात पहुंची, लेकिन इसकी सूचना पहले ही अंग्रेज़ों को लग गई और अंग्रेज़ों ने इस आंदोलन को दबा दिया। यानी कि देखिए, सरोजिनी नायडू क्या करती है, तो मुंबई में 25,000 अपने मतलब आंदोलनकारियों को लेती है और गुजरात पहुंचती है। और सरोजिनी नायडू यहाँ पर आंदोलन को करने ही वाली रहती है। तो इससे पहले अंग्रेज़ों को ये बात पता चल जाता है कि सरोजिनी नायडू इस आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए क्या करने जा रही है। तो इसीलिए अंग्रेज़ों द्वारा इस आंदोलन को पहले ही दबा दिया जाता है। तो यहाँ पे सरोजिनी नायडू अपने प्लान को सफल नहीं कर पाती है। उसके बाद है, इसी आंदोलन के दौरान लड़कों की बांद्री सेना तथा लड़कियों की मांझरी सेना का गठन किया गया। फिर सवर्णीय अवज्ञा आंदोलन के समय लंदन में गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा था। इम्पोर्टेंट, अब यहाँ पे समझिए हो क्या रहा है। एक बार समाप्त करते हैं अभी तक क्या क्या हम लोगों ने पढ़ा। तो सबसे पहले दांडी मार्च की यात्रा शुरू होती है। कहाँ से? तो साबरमती आश्रम गुजरात से। कब होती है? 12 मार्च 1930 ईस्वी में। जब ये यात्रा शुरू होती है तो करीब 78 तो सहयोगी गांधी जी के साथ रहते हैं, यानी कि 78 तो अनुसूचित जाति के साथ गांधी जी यात्रा प्रारंभ करते हैं। लेकिन यात्रा जब मतलब दांडी जब पहुँचने ही वाले रहते हैं गांधी जी, तब तक बहुत सारे लोग इसमें शामिल हो जाते हैं, पूरा भीड़ शामिल हो जाता है। ये यात्रा कुल 385 किलोमीटर की रहती है, यानी 240 मील की रहती है। और ये यात्रा 24 दिन में पूरा किया जाता है, यानी कि 6 अप्रैल 1930 ईस्वी में ये यात्रा पूरी की जाती है। और जब गांधी जी यहाँ पे आते हैं तो भारतीयों की बहुत बड़ी भीड़ रहती है। इसी भीड़ में गांधी जी ने नमक किस तरीके से बनाते हैं, इस मेथड मतलब आसवन विधि द्वारा नमक को बनाते हैं गांधी जी, और भारतीयों को सिखला देते हैं कि नमक किस तरीके से बनाया जाता है। और अंग्रेज़ों का जो नमक कानून है उसको तोड़ देते हैं और नमक अब भारतीयों द्वारा खुद से ही मतलब भारत अब खुद से ही नमक का प्रयोग करने लगता है। तो इसमें अंग्रेज़ों को थोड़ा लॉस होता है और गांधी जी ये डेमो देती हैं कि देखिए, अगर इसी तरह से हम लोग अंग्रेज़ों का सारा चीज़ों को अगर हम बहिष्कार करेंगे तो हमें बहुत फ़ायदा मिलने वाला है। और इसी के साथ गांधी जी सवर्णीय अवज्ञा आंदोलन करते हैं 1930 ईस्वी में। कब? दांडी यात्रा की सफलता के बाद। अब इस आंदोलन को कश्मीर के क्षेत्र से करने वाले रहते खान अब्दुल गफ्फर खान। छपरा के कैदियों ने कर दिया स्वदेशी वस्त्रों की मांग। फिर दक्षिण भारत में चक्रवर्ती राजगोपालाचारी के द्वारा इसका नेतृत्व किया जाता है। मुंबई में सरोजिनी नायडू का एक प्लान रहता है कि हम 25,000 आंदोलनकारियों के साथ मतलब गुजरात पहुंचेंगे और वहाँ पे आंदोलन करेंगे। लेकिन अंग्रेज़ों को ये बात पहले से ही पता चल जाता है और अंग्रेज इस आंदोलन को दबा देता है। फिर हम लोगों ने पढ़ा कि लड़कों की बांद्री सेना, लड़कियों की मांझरी सेना सब मिलकर इस आंदोलन को आगे बढ़ा रहे हैं। अब क्या हो रहा है, अब कहानी को आगे समझना है। तो जब सवर्णीय अवज्ञा आंदोलन चल रहा है तो इसी समय लंदन में गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। एक सम्मेलन होता है गोलमेज सम्मेलन, बीच में वो गोलमेज रहेगा और सभी तरफ आदमी बैठे रहेंगे और सभा होगा, तो इसी को बोला जाता है गोलमेज सम्मेलन। सवर्णीय अवज्ञा आंदोलन के कारण ही भारत का कोई अंग्रेज प्रतिनिधि वहाँ भाग लेने नहीं गया, यानी कि सब भारत में मग्न था सवर्णीय अवज्ञा आंदोलन, सब अपना उत्साह में आंदोलन कर रहा था। सब लोग अंग्रेजी चीज़ों का बहिष्कार कर रहा था, बहिष्कार नहीं मतलब प्यार से मना कर रहा था। सवर्णीय अवज्ञा, हम नहीं करेंगे अंग्रेजी चीज़ों का यूज़। इसलिए जो गोलमेज सम्मेलन होता है वहाँ पे
कोई भी भारतीय प्रतिनिधि नहीं पहुंचते हैं। फिर क्या होता है, जिस कारण से इंग्लैंड से इरविन, वहाँ के प्रधानमंत्री रहते हैं इरविन, इंग्लैंड के, इरविन पर दबाव बनने लगता है। यानी कि इरविन पर दबाव आने लगा कि कांग्रेस को इस सम्मेलन में भाग लेने के लिए भेजे। यानी कि वहाँ पे कोई भी भारतीय पहुँचा नहीं था, तो इरविन पर दबाव बनने लगा कि आखिर भारतीय आ क्यों नहीं रहे। तो इरविन बोला कि कांग्रेस मतलब इस सम्मेलन में भारतीयों से मतलब कांग्रेस के किसी भी लोगों को वहाँ पे भेजा जाए। ठीक है। उसके बाद क्या होता है, फिर गांधी जी ना ही प्रथम गोलमेज सम्मेलन में पहुंचे वहाँ पे, जब प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था, प्रथम गोलमेज सम्मेलन, तो गांधी जी यहाँ पे नहीं पहुंचते हैं और गांधी जी के साथ कोई भी भारतीय का कांग्रेस पार्टी वहाँ पे नहीं पहुंचता है, कोई भी नहीं पहुंचता है। तो इरविन हो जाता है परेशान। उसके बाद जब दूसरा गोलमेज सम्मेलन होता है, सेकेंड गोलमेज सम्मेलन, तो फिर से इरविन परेशान हो जाता है कि कहीं इस बार अगर कोई भी भारतीय कांग्रेस नहीं आया तो इसीलिए इरविन गांधी जी से समझौता करना चाहता है। और वैसे भी इस आंदोलन के माध्यम से अंग्रेज़ों को काफ़ी लॉस होने लगा और सारा का सारा अंग्रेज टेंशन में आ गया कि अब कुछ करना पड़ेगा, हम सबको भी कुछ करना पड़ेगा। तो इसी चीज़ को देखते हुए ये जो इरविन रहता है, ये गांधी जी से समझौता करना चाहा। तो देखते हैं यहाँ से चीज़ों को। तो इसी दबाव में आकर इरविन ने समझौता करने का निर्णय लिया। किनसे? गांधी जी से। अतः इसे गांधी इरविन समझौता, जिसको दिल्ली पैक्ट भी बोला जाता है, कब होता है? 5 मार्च 1931 ईस्वी को हुआ। यानी कि गांधी और इरविन के बीच एक समझौता हुआ। अब देखिए क्या होता है यहाँ पे। इसी समय भगत सिंह के ऊपर और भगत सिंह के साथ साथ बहुत सारे कैदियों के ऊपर मतलब मुकदमा चलाया गया था। तो गांधी जी ने सोचा कि क्यों ना इस समझौते में हम लोग इसका भी बात कर लिया जाते हैं, मतलब इस टॉपिक को भी उठा लिया जाए कि जितना भी कैदी सबको मतलब है, जैसे कि भगत सिंह हो गया और भी जितना कैदी था, जितना भी मुकदमा था, सबकी सज़ा को माफ़ करा दिया जाता है, मतलब माफ़ करा दिया जाए। तो इसीलिए गांधी जी क्या करते हैं, इरविन को हाँ बोल देते हैं। यानी कि इरविन के साथ समझौता करने के लिए रेडी हो जाते हैं। तो जब गांधी जी इरविन के साथ समझौता करने के लिए रेडी होते हैं ना, तो सरोजिनी नायडू द्वारा गांधी जी को और इरविन को भी 2 महात्मा कहा गया, मतलब कहा। और एक बार यहाँ से देखिए चीज़ों को क्या हो रहा है। पहला है भगत सिंह, और बहुत सारा कैदी के ऊपर मुकदमा था, बहुत सारे कैदियों के ऊपर मुकदमा चल रहा था इस समय। और इनकी सज़ा को माफ़ करने वाले अभी कोई थे, तो वो थे गांधी जी। और सबको ही चाहता था कि भगत सिंह की जो फांसी की सज़ा सुनाई गई थी, कब सुनाई गई थी? 14 फरवरी 1931 को। ये चीज़ मैंने आपको पिछला वीडियो में बताया था। भगत सिंह, फिर राजगुरु और बटुकेश्वर दास। तो गांधी जी के पास एक ऑप्शन मिल गया इन सबको सज़ा को माफ़ करवाने के लिए। इसीलिए गांधी जी इरविन से कहते हैं कि देखिए, अगर आप इन कैदियों को अगर आप छोड़ देंगे तो मैं सविनय अवज्ञा आंदोलन को वापस ले लूँगा। तो इरविन इसमें सहमति दिखाते हैं। इरविन बोलते हैं हाँ ठीक है। तो जब इरविन के द्वारा हाँ किया गया, उसी टाइम सरोजिनी नायडू ने गांधी के साथ साथ इरविन को भी महात्मा की उपाधि दे दिया। बोला कि तब मतलब गांधी जी और इरविन इस देश में 2 महात्मा हैं। आई बात समझ में? अब देखते हैं यहाँ से आगे। तो वही लिखा है कि सरोजिनी नायडू ने गांधी तथा इरविन को 2 महात्मा कहा, क्योंकि इरविन ने महात्मा गांधी से यह आग्रह किया था कि यदि वे सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित करके गोलमेज सम्मेलन में भाग लेंगे तो गांधी जी के कुछ बातों को मान लिया जाएगा, जिसमें सबसे प्रमुख राजनीतिक कैदियों की रिहाई थी
अब यहाँ पे गांधी जी से एक बहुत बड़ा मिस्टेक हो गया, यहाँ पे इरविन खेल गया गांधी जी से। जब गांधी जी ये बोले, देखिए गांधी जी के पास तो एक ऑप्शन मिल गया सारे कैदियों को रिहाई करवाने के लिए, मतलब रिहाई करवाने का एक ऑप्शन मिल गया। तो इरविन के द्वारा ये बोला जाता है कि देखिए, अगर आप सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित कर दें और गोलमेज सम्मेलन में अगर आप भाग लेने चल जाएं, तो मैं, यानी कि कौन, इरविन ये बात बोल रहा है कि अगर आप सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित कर दें और आप गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने चल जाएं, तो मैं राजनीतिक कैदियों को रिहाई कर दूंगा, राजनीतिक कैदी। अब जैसे ये बात बोला और गांधी जी इसमें बोल दिए ठीक है, यानी कि गांधी जी इसमें सहमति दिखा दिए। उसके बाद में राजनीतिक कैदियों को तो छोड़ दिया गया, लेकिन भगत सिंह को फिर भी फांसी दे दिया गया, भगत सिंह पर। और ये बोलते हुए कि चूँकि मैंने राजनीतिक कैदी बोला था, आपराधिक कैदी नहीं बोला था, इसीलिए भगत सिंह को फांसी पर, मतलब फांसी दे दिया गया। और भगत सिंह पर राजनीतिक कैदी नहीं बल्कि भगत सिंह के ऊपर राजनीतिक मुकदमा नहीं था बल्कि एक आपराधिक मुकदमा था, यानी कि ये हिंसा किए थे, यानी कि मारे थे। किसको मारे थे? तो जो एक तो ब्रिटेन में ले जाकर, मतलब ब्रिटेन में जो बॉम्ब फेंके थे और बोले थे कि अंग्रेज़ सोए हुए हैं, इन्हें जगाने का यही एक रास्ता है। ये चीज़ मैंने आपको पिछला वीडियो में बता दिया था, जिस कारण से भगत सिंह के ऊपर आपराधिक मुकदमा था और भगत सिंह को फांसी पर चढ़ा दिया गया। यहाँ पे गांधी जी इरविन जो थे वो गांधी जी के साथ थोड़ा खेल गए। तो वही है, इरविन ने महात्मा गांधी से यह आग्रह किया था कि यदि वे सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित करके गोलमेज सम्मेलन में भाग लेंगे तो गांधी जी के कुछ बातों को मान लिया जाएगा, जिसमें सबसे प्रमुख राजनीतिक कैदियों की रिहाई थी और राजनीतिक कैदियों को छोड़ दिया गया। इस समझौता के तहत भगत सिंह को नहीं रिहा किया गया क्योंकि उन पर आपराधिक मुकदमा था। एक तो वे मतलब भगत सिंह लाहौर के केंद्र असेंबली में बम फेंका था, ब्रिटेन में नहीं था, लाहौर में था। लाहौर का जो केंद्र असेंबली था यानी कि संसद, वहाँ पे दिया था बम फेंक करके, तो इसीलिए इन पर आपराधिक मुकदमा था और इनका जो सज़ा था उनको, मतलब ये माफ़ नहीं किया गया और फांसी दे दिया गया। फिर गांधी इरविन समझौते के बाद गांधी जी SS राजपुताना नामक पानी वाला जहाज़ से लंदन पहुँचे। तो गांधी इरविन समझौता के बाद गांधी जी SS राजपुताना नामक पानी वाला जहाज़ से लंदन पहुँचे, जहाँ विंस्टन चर्चिल ने उन्हें अर्धनग्न फ़कीर कहा। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जब गांधी जी पहुँचते हैं लंदन SS राजपुताना नामक जहाज़ से, तो वहाँ जैसे उतरते हैं जहाज़ से, तो विंस्टन चर्चिल ने गांधी जी को क्या कहा? अर्धनग्न फ़कीर। ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट आता है एग्जाम में। फिर इस सम्मेलन में इंग्लैंड के प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनल्ड ने दलितों के लिए अलग क्षेत्र अर्थात सांप्रदायिक पंचांग की बात कही। जब गांधी जी लंदन गए तो उस समय वहाँ पे सेकेंड गोलमेज सम्मेलन चल रहा था, सेकेंड गोलमेज सम्मेलन। और इसी सम्मेलन में ये बोला गया कि हम दलितों के लिए अलग क्षेत्र अर्थात सांप्रदायिक पंचांग की बात की, यानी कि सिंपल सा समझिए कि दलितों के लिए अलग क्षेत्र का बात रखा गया। और जैसे ये बात बोला तो ये लिखा है, जिस कारण महात्मा गांधी सम्मेलन छोड़कर भारत लौट आए और पुनः सविनय अवज्ञा आंदोलन को आगे बढ़ाया। यानी कि हुआ क्या, समझिए अच्छा से। गांधी जी लंदन गए, वहाँ का उस समय जो गोलमेज सम्मेलन हो रहा था वहाँ बैठे, गोलमेज सम्मेलन में बैठे। और इस समय इसी गोलमेज सम्मेलन में बोला गया कि हम दलितों के लिए अलग क्षेत्र देंगे। तो गांधी जी इसको अस्वीकार कर दिए और इसी समय सम्मेलन छोड़ करके भारत वापस लौट आए और भारत आने के साथ ही अपना जो आंदोलन कर रहे थे सविनय अवज्ञा आंदोलन, इसको कंटिन्यू रखें।
अब गांधी जी ये चीज़ मना क्यों की दलितों के लिए पृथक क्षेत्र का? तो देखिए, गांधी जी के अनुसार, और गांधी जी सही भी थे, गांधी जी का कहना था कि देखिए, अगर हम आज अगर दलितों को अगर अलग क्षेत्र दे दें, मान के चलिए ये दलितों का जगह हो गया, तो आने वाले टाइम में जब कभी भी विवाद का स्थिति होगा तो ये दलित अपना अलग देश का मांग करेंगे या फिर अलग राज्य का मांग करेंगे, और जिस कारण से हमारा देश टूट सकता है। इसीलिए गांधी जी दलितों को अलग क्षेत्र देने के पक्ष में नहीं थे। और जब ये बात वहाँ पे रखा गया तो गांधी जी उसी गोलमेज सम्मेलन को तुरंत छोड़ दिए और आ गए भारत और अपना आंदोलन जारी रखें। तो देखिए, मैकडोनल्ड ने दलितों के लिए अलग क्षेत्र अर्थात सांप्रदायिक पंचांग की बात कही, जिस कारण महात्मा गांधी सम्मेलन को छोड़कर भारत लौट आए और पुनः सवर्णीय अवज्ञा आंदोलन को आगे बढ़ाया। इसके बाद महात्मा गांधी को गिरफ्तार करके पूना की यरवदा जेल में कैद कर दिया गया। यहाँ पे गांधी जी को फिर से जेल मतलब कैद कर दिया गया, फिर से जेल भेज दिया गया। उसके बाद क्या कर रहे हैं गांधी जी? तो फिर से गांधी जी वही अनशन पर बैठ जाते हैं। तो महात्मा गांधी ने पूना के यरवदा जेल में अनशन, यहाँ पे पर होगा, सॉरी ठीक है, अनशन कर दिया, यानी कि भूख हड़ताल कर देते हैं। और महात्मा गांधी का फिर से विरोध शुरू हो जाता है। महात्मा गांधी का फिर से विरोध शुरू हो जाता है, यह बोलते हुए कि अगर दलितों का अगर अलग क्षेत्र मिल रहा है तो इसमें गलत क्या है, ये सवाल पूछा जाता है महात्मा गांधी से। और महात्मा गांधी का विरोध करने वाले भीमराव अंबेडकर भी रहते इस समय। क्लियर है? और महात्मा गांधी को अभी फिलहाल कोई समझ नहीं पाया कि आखिर दलितों को अलग क्षेत्र क्यों नहीं देना चाह रहे महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस बोल रहे हैं, भीमराव अंबेडकर के साथ एक समझौता होता है। कहाँ पे? पूना में। तो उसी को बोला जाता है पूना पैक्ट। अब देखते हैं इस समझौता में होता क्या है। तो महात्मा गांधी ने पूना के यरवदा जेल में अनशन कर दिया, यानी कि भूख हड़ताल पर बैठ जाते हैं। तो तेज बहादुर सफरू तथा मदन मोहन मालवीय के सहयोग से, यानी कि तेज बहादुर सफरू ये और मदन मोहन मालवीय, इनका कहना था कि गांधी जी से एक बार समझौता करके देख लीजिए, आखिर गांधी जी ये चीज़ क्यों नहीं चाहते कि दलितों को अलग क्षेत्र मिल सके। दलितों को अलग क्षेत्र मिल सके, गांधी जी ये क्यों नहीं चाहते हैं। तो इसीलिए एक समझौता होता है। तो किन के बीच होता है? तो गांधी एवं अंबेडकर के बीच होता है। कहाँ पे होता है? तो पूना में होता है। इसीलिए इसको पूना पैक्ट या पूना समझौता भी कहा जाता है। यह समझौता 1932 ईस्वी में होता है। ये भी इम्पोर्टेंट है, याद रखना है आपको। अब इसके तहत दलितों के आरक्षित सीट को 71 से बढ़ाकर 148 कर दी गई। अब देखिए यहाँ पे हुआ क्या। तो गांधी जी ये नहीं चाहते थे कि केवल दलितों को अलग क्षेत्र मिले, लेकिन ये जरूर चाहते थे कि दलितों को आरक्षण मिले, यानी कि दलितों को आरक्षण के पक्ष में गांधी जी थे। दलितों को आरक्षण इस पक्ष में गांधी जी थे। और ये भी बोल दिए कि गांधी जी दलितों को 71 सीट क्यों, आप 148 सीट दीजिए ना, डबल कर देते हैं, आरक्षण दीजिए, लेकिन एक पार्टिकुलर कोई जगह पर मत दीजिए, क्योंकि जब आने वाले समय में कभी भी अगर विवाद की स्थिति होगा तो ये अपना अलग अधिकार का मांग करने के लिए अलग देश का मांग करेगा, जिस कारण देश टूट सकता है। जिस तरीके से अभी भारत और पाकिस्तान टूटा है ना, भारत और पाकिस्तान में मुस्लिम अधिक, भारत में हिंदू अधिक, जिस कारण से विवाद होते रहता था। इसीलिए गांधी जी ये चीज़ नहीं चाहते थे कि अलग क्षेत्र का बात अलग क्षेत्र नहीं दिया जाए तो बढ़िया है। तो इसीलिए गांधी जी दलितों का जो सीट है उसको बढ़ा दिए, 71 से बढ़ा करके कितना कर दिए, 148 कर दिए। लेकिन अगर ये भारत है तो अलग अलग क्षेत्रों से कुछ सीट यहाँ, कुछ यहाँ, कुछ यहाँ, कुछ यहाँ, इस तरह करके, लेकिन एक पर्टिकुलर कंप्लीट जगह नहीं दिए। तो आशा करता हूँ ये चीज़ आप समझ गए होंगे। तो यही था पूना समझौता। कब होता है? 24 सितंबर 1932 ईस्वी को। केवल यही डेट आपको याद रखनी है इसमें। ये समझौता किन के बीच होता है? तो गांधी जी एवं अंबेडकर के बीच। अब देखते हैं नेक्स्ट। तो महात्मा गांधी ने
दलितों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए हरिजन सेवक संघ की स्थापना किया। यानी कि गांधी जी कभी भी दलितों के खिलाफ नहीं थे और ना ही इनके इस बात के विरोध थे, मतलब इस बात का विरोध करते थे कि दलितों को अलग क्षेत्र दिया जाए। ये कभी गांधी जी नहीं चाहे, यानी कि दलितों को उनका अधिकार दिलाना चाहते थे गांधी जी, और इसीलिए उनका सीट बढ़ा भी दिया, 71 से 148 कर दिया। साथ ही दलितों के लिए हरिजन सेवक संघ की स्थापना किया। अब ये क्या था, तो इसमें देखिए 1932 में अखिल भारतीय अस्पृश्यता संघ की स्थापना किया, जो आगे चलकर हरिजन सेवक संघ कहलाया। यानी कि शॉर्ट में दलितों को हरिजन मान लिया गांधी जी ने। दलितों को गांधी जी के द्वारा हरिजन कहा गया। बस इतने समझना है इसमें। अब उसके बाद गांधी जी को दलितों का भी साथ बहुत ज़्यादा मिलने लगा। गांधी जी को क्लियर है? एक बार शॉर्ट में देखते हैं। जब गांधी जी ब्रिटेन पहुँचे, यानी कि लंदन पहुँचे, तो वहाँ पे जब सांप्रदायिक पंचांग यानी कि दलितों के लिए अलग क्षेत्र का मांग किया गया, यानी कि अलग क्षेत्र के बारे में दलितों को अलग क्षेत्र देने का बात कहा गया, तो गांधी जी उस सम्मेलन को तुरंत छोड़कर भारत आ जाते हैं और अपना सवर्णीय अवज्ञा आंदोलन को जारी रखते हैं। उसके बाद क्या होता है, फिर महात्मा गांधी को गिरफ्तार करके पूना के जेल में डाल दिया जाता है, यरवादा जेल में। उसके बाद वहाँ पे महात्मा गांधी अनशन पर बैठ जाते हैं। फिर तेज बहादुर सप्रू और मदन मोहन मालवीय के सहयोग से गांधी और अंबेडकर के बीच एक समझौता होता है। कब होता है? 1932 ईस्वी में। कहाँ पे? तो पूना में, इसीलिए इसको पूना पैक्ट या पूना समझौता कहा जाता है। इसमें गांधी जी ये बोलते हैं कि दलितों को अलग क्षेत्र मत दो, बल्कि दलितों को आरक्षण दो। 71 से बढ़ा करके आप 148 दो। उस समय 71 सीटों पर आरक्षण देने की बात कर रहा था, तो उनको बढ़ा करके 148 कर दिया गांधी जी, लेकिन अलग अलग क्षेत्रों से, एक पार्टिकुलर कोई जगह से नहीं। इसको क्या कहा गया? तो पूना समझौता। कब होता है? तो 24 सितंबर 1932 को होता है। फिर महात्मा गांधी दलितों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए क्या किए? तो दलितों को हरिजन कह के बुलाने लगे, यानी कि हरिजन सेवक संघ की स्थापना की। तो ये था हमारा पूना समझौता। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट देखते हैं गोलमेज सम्मेलन। तो भारतीय प्रशासन पर चर्चा करने के लिए लंदन में गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया। गोलमेज सम्मेलन कहाँ आयोजन किया गया था? तो लंदन में। याद रखने हैं आपको। और इसमें सीधा याद रख लीजिए कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 ईस्वी में आयोजन किया गया था, और दूसरा 1931 ईस्वी में, और तीसरा 1932 ईस्वी में। क्या पहला गोलमेज सम्मेलन में कोई भारतीय प्रतिनिधि गया था भाग लेने? नहीं। क्यों नहीं गया था? क्योंकि अभी हम लोगों ने देखा कि सब सवर्णीय अवज्ञा आंदोलन में बिजी था, सवर्णीय अवज्ञा आंदोलन में सब मग्न था। और गांधी जी खुद बोले कि कहीं भी इस आंदोलन को हम लोग करो। उसके बाद करने बोले ताकि अंग्रेज़ों का बहुत ही ज़्यादा लॉस हो सके। उसके बाद क्या हुआ? जब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ, तब गांधी और इरविन के बीच एक समझौता होता है। कहाँ पे? तो दिल्ली में होता है। तो इसीलिए इसको दिल्ली पैक्ट कहा जाता है, दिल्ली पैक्ट। इसमें यह बोला जाता है गांधी जी को कि देखिए, अगर आप सवर्णीय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित करेंगे तो आपको आपके जो कुछ बात है उसको मान लिया जाएगा। तो ये समझौता के बाद क्या होता है? गांधी जी पहुंचते हैं ब्रिटेन। तो महात्मा गांधी और जब ब्रिटेन पहुंचे तो महात्मा गांधी इस सम्मेलन में भाग लिए थे। तो आइए, इसमें महात्मा गांधी ने भाग लिया, किंतु ब्रिटिश प्रधानमंत्री मैकडोनल्ड ने सांप्रदायिक पंचांग की बात कही, जिस कारण गांधी जी सम्मेलन छोड़कर चले गए। तो ये चीज़ मैंने अभी आपको पूरी अच्छी तरीके से बता दिया कि इसके पीछे कहानी ये सब कहानी क्या क्या था। उसके बाद होता है तीसरा गोलमेज सम्मेलन 1932 ईस्वी में। इसमें क्या होता है? तो इसी सम्मेलन में मैकडोनल्ड ने दलितों के लिए पृथक क्षेत्र की घोषणा कर दी। यानी कि दूसरा गोलमेज सम्मेलन में दलितों के लिए अलग क्षेत्र का बात रखा गया था, जो गांधी जी को अच्छा नहीं लगा और गांधी जी इस सम्मेलन छोड़कर वापस भारत आ जाते हैं। और तीसरा गोलमेज सम्मेलन में मैकडोनल्ड ने दलितों के लिए अलग क्षेत्र की घोषणा कर देते हैं। तब गांधी जी, और इस समय गांधी जी जेल में थे,
यरवादा दिल, तो वहीं से अनशन पर बैठ जाते हैं। तो ये तीनों गोलमेज सम्मेलन आपको याद रखने हैं। सीधा क्वेश्चन बनेगा कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कब किया गया था? 1930 में, दूसरा 1931 में और तीसरा 1932 में। किस सम्मेलन में गांधी जी भाग लिए थे? दूसरा गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी भाग लिए थे। और एक ये इम्पोर्टेंट है कि तेज बहादुर सप्रू तथा भीमराव अम्बेडकर तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। ये क्वेश्चन सीधा क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है, इसलिए ये आपको याद रखना है। भीमराव अम्बेडकर तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे और तेज बहादुर सप्रू भी तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। तो इस तरीके से हमारा गोलमेज सम्मेलन का टॉपिक भी ख़त्म होता है। तो ये था आज का क्लास। तो आज का क्लास यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग किसी नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तब तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू।